अच्छा झा जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से आज अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है, पिछले कई दिनों से लगातार लोग मांग कर रहे थे, उन पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप था और आज आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उनके इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो कुछ बोल नहीं रहे। आपको याद होगा कनॉट प्लेस में आपने मेरा इंटरव्यू लिया था जब महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी थी। मैंने आपको बोला था यह सरकार कोई सिद्धांत के लिए नहीं बन रही है, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट के लिए बन रही है। ये तीनों पार्टी मिलकर जो सरकार बना रही है वो महाराष्ट्र को लूटेगी। आप देख लीजिएगा, आज न कल मेरी ये बात साबित होगी। वो बात अभी साबित हुई है। नंबर एक। नंबर दो, लूटने का भी कोई तरीका होता है। ये तो समझिए 100 करोड़ का टारगेट एक इंस्पेक्टर को दिया गया था सिर्फ बम्बई से कि 100 करोड़ रुपया महीना तुम मुझे लूट के दो। जिस एक सब इंस्पेक्टर को आप 100 करोड़ का टारगेट दे दीजिएगा बम्बई जैसे एक शहर में, पहले तो आप कल्पना कीजिए कि पूरे महाराष्ट्र में कितनी लूट मची हुई थी। और एक विभाग, वहाँ का गृह मंत्रालय जिसके मंत्री अनिल देशमुख थे, वो बम्बई से सिर्फ 100 करोड़ रुपया महीना लूट रहे थे, उनका टारगेट था। दूसरे मंत्री कितने लेते होंगे, तीसरे मंत्री कैसे कितने लेते होंगे, 35 मंत्री है तो 3500 करोड़ रुपया तो बम्बई से लूटा जा रहा था। और पूरे महाराष्ट्र से कल्पना कीजिए, ये तीनों पार्टी लूट में लगी हुई थी। इन तीनों पार्टी के इकट्ठा होने का एक ही मतलब था कि महाराष्ट्र को कितना लूट सकते हैं, लूट सके तो लूट लो। वो लूट रहे थे। नंबर एक। नंबर दो, अब बताइए किसी इंस्पेक्टर जैसे आदमी को 100 करोड़ का टारगेट दे दीजिएगा तो वो तो मुकेश अंबानी के घर के आगे ही बम रखेगा, जिससे कि मुकेश अंबानी को प्रभावित करके एक ही आदमी से 100 करोड़ रुपया महीना ले लें, जिससे कि मुझे मेहनत नहीं करना पड़े। और ऐसा गृह मंत्री जो अपने एक सब इंस्पेक्टर को बता रहा है कि बम्बई में इतने शराब के दुकान हैं, इतने डांस बार हैं, इतने होटल हैं, इतने गेस्ट हाउस हैं, ऐसे ऐसे करके पैसा वसूलो। एक गृह मंत्री राज्य का अपने सब इंस्पेक्टर को बता रहा है। उस राज्य का भगवान ही मालिक होता है। और यही लोग हैं, ये सचिन वाजे, परमवीर सिंह और ये अनिल देशमुख, जिसने अर्नब गोस्वामी को परेशान किया था। वो कहा गया है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इन तीनों का विवेक मर गया था। ये अर्नब गोस्वामी के पीछे भी पड़े हुए थे। अब उनका पाप का घड़ा फूट गया है और वही पाप का घड़ा जब फूटा है तो परिणाम देख लीजिए। सचिन वाजे जेल में, परमवीर सिंह का रिजाइन, अनिल देशमुख का रिजाइन। और अब अगला नंबर किसका है? अगला नंबर है उद्धव ठाकरे का। अगला नंबर है उद्धव ठाकरे का। अहमदाबाद में शरद पवार अमित शाह से मुलाकात कर चुका है। गुजरात में जाकर के गुप्त मुलाकातें हो चुकी है। शरद पवार जी किसी तरह अपना इज्जत बचाना चाहते हैं। वो बीजेपी को कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री दे दो मुझे। पहले उनका था कि केंद्र में कृषि मंत्रालय दो, राज्य में उप मुख्यमंत्री दो। अब सिर्फ कृषि मंत्रालय वो छोड़ चुके हैं इज्जत बचाने के लिए। वो सिर्फ बीजेपी से उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं महाराष्ट्र में। बंगाल चुनाव खत्म होने दीजिए, शिवसेना का सरकार गिरेगी और वहां बीजेपी की सरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनेगी, जिसमें अजित पवार उप मुख्यमंत्री होंगे और शिवसेना कांग्रेस न घर का रहेगी न घाट का रहेगी। वो कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये दोनों पार्टी की यही हालत होने वाली है। लेकिन आरोप आदित्य ठाकरे पर भी लग रहे थे। अब आदित्य ठाकरे दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ इस समय? वो गुप्त पास में है, अज्ञातवास में है। अरे जब पोल पट्टी खुल जाता है तो शर्म से आदमी मुंह छुपा कर दुबक जाता है। शिवसेना के बड़े बड़े नेता मुंह छुपा के दुबके हुए हैं। इतना ही नहीं, जो मुख्य प्रवक्ता था शिवसेना का ये दिल्ली में संजय राउत, उसको भी हटा दिया गया है पद से। उसको अब सेकंड प्रवक्ता बना दिया गया है, मुख्य उप प्रवक्ता किसी और को बना दिया गया है। सबका इलाज हो रहा है। शिवसेना के हाथ पांव फूल गए हैं। शिवसेना समझ रही है मुझसे ये क्या गलती हो गई कि मैंने कांग्रेस को सपोर्ट लेकर सरकार बना लिया, ऐसी भ्रष्ट पार्टी की उसको लेकर सरकार बना लिया, एनसीपी को लेकर सरकार बना लिया। नंबर एक। नंबर दो, होता क्या है, गठबंधन सरकार में यदि मुख्यमंत्री मजबूत ना हो, मुख्यमंत्री कलेवर वाला ना हो, तो आपके गठबंधन के सहयोगी आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो वहां पे ब्लैकमेलिंग भी चल रही है। आप कल्पना कीजिए, केंद्र में मोदी जी को भी दूसरे पार्टी सपोर्ट कर रहा है। किसी की हिम्मत है कि ब्लैकमेल कर ले? वैसा कलेवर है उसका, कोई ब्लैकमेल करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उद्धव ठाकरे को तो सब नौसुखिया समझता है, जो आता है ढोल बजा के चला जाता है। उद्धव ठाकरे कभी कांग्रेस के घर पे जाते हैं, कभी एनसीपी घर पे जाते हैं, तो इनको तो ब्लैकमेल करेगा ही। वही ब्लैकमेलिंग का नतीजा है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गई है।
जो मुझे शक था वो तो हुआ ही, लेकिन इतना भी मुझे शक नहीं था। मुझे था कि हाँ भ्रष्टाचार करेगा ये लोग, लेकिन एक शहर से एक डिपार्टमेंट, एक पुलिस इंस्पेक्टर 100 करोड़ रुपया महीना वसूलेगा, इतना भी मुझे उम्मीद नहीं थी। ये मेरे उम्मीद से भी आगे चला गया ये लोग। तो जिस तरीके से एनआईए के रडार पर लगातार सचिन बाजी आए, उसके बाद परमवीर सिंह भी है, क्या लगता है क्या आदित्य ठाकरे का नाम भी उस लिस्ट में है, एनआईए के रडार पर आ सकते हैं? ये सारे आएंगे, मुख्यमंत्री के कार्यालय तक ये जांच जाएगी। कोई गृह मंत्री अपने सब इंस्पेक्टर से 100 करोड़ रुपया महीना मुंबई से वसूली करवा रहा था, क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं था? मुख्यमंत्री का खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? मुख्यमंत्री का खुफिया विभाग क्या कर रहा था? वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं देता था। इसकी आंच मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को रिजाइन देना पड़ेगा। आप सिर्फ बंगाल का चुनाव का इंतजार कीजिए, सारे उठक पटक हो जाएंगे, उलट पलट हो जाएंगे, और यह सरकार महाराष्ट्र की अब गई। जिस तरीके से दीदी वहाँ बंगाल में कह रही है खेला होवे, लेकिन असली खेला तो महाराष्ट्र में हो गया। अरे दीदी तो अब हारी हुई बाजी लड़ रही है। दीदी नंदीग्राम का चुनाव वाटरलू साबित हो गया दीदी के लिए। दीदी नंदीग्राम में 20 से लेकर के 50,000 वोट से हार रही है, और ये दीदी खुद मान चुकी है, बंगाल की जनता मान चुकी है, दीदी अपनी हार मान चुकी है। नेता का होता है क्या, उसे पता है कि मैं हार रहा हूं, लेकिन तब भी वो हाथ पांव मारता रहता है जिससे कि मेरा सपोर्टर उछलता रहे। अब देखिए, किसान आंदोलन के नाम पे राकेश टिकैत का कुछ सपोर्टर है छोटा मोटा, वो अभी भी उछल रहा है। वो अभी मेरे पास भी एक शिवम क्या नाम है उसका, शिवम त्यागी, शिवम राणा, वो भी उछलता है। तो बेचारा ये भोले भाले सपोर्टर होते हैं। तो दीदी तो समझ रही है मैं हार गया, तो उस सपोर्टर को खुश करने के लिए, सपोर्टर में जोश भरने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रही है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में खेला हो गया है, होवे नहीं, खेला हो गयो। अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गयो, वहां बीजेपी की सरकार आयो। उद्धव ठाकरे कब बोलेंगे, सरकार गिरने के बाद? उद्धव ठाकरे का बोलने का मुंह ही नहीं है। उद्धव ठाकरे अब कभी नहीं बोलेंगे। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी। 1 साल उद्धव ठाकरे एकांतवास में रह करके बीजेपी को धोखा देने के लिए प्रायश्चित करेंगे। 1 साल के बाद बोलेंगे उद्धव ठाकरे। 1 साल से पहले न वो बोलेंगे, न उनकी बात कोई सुनेगा। आपको क्या लगता है जो पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, इसका असली मास्टरमाइंड कौन था? असली मास्टरमाइंड कोई और है। असली मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठा हुआ है। असली मास्टरमाइंड कांग्रेस का सुपर लीडर है, जो कहीं और से संचालित हो रहा है, और वो भी फंदा में आएगा। आप इंतजार कीजिए, देर है अंधेर नहीं है। जो मास्टरमाइंड है वो भी फंदा में आएगा, और जब वो फंदा में आएगा तो देश की जनता आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हम उम्मीद नहीं करते थे कि ये भी इस फंदे में है। वो देखिएगा, क्योंकि उसे चुनाव लड़ने के लिए देश में पैसा चाहिए, उसकी सरकारें नहीं है कहीं पे। पंजाब का अमरिंदर सिंह कांग्रेस को पैसा नहीं दे रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे खजाने में पैसा ही नहीं है। तो बेचारी कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? ऐसे ही तो वसूलेगी। तो ये पाप का घड़ा भर गया, और पाप का घड़ा भर गया तो ये मास्टरमाइंड तक ये बात जाएगी। और अब इंतजार कीजिए, मोदी है, ये मास्टरमाइंड को गर्दन पकड़ के आपके सामने ला देगा। आप कहिएगा हाँ यही था मास्टरमाइंड। अच्छा, जिस तरीके से एक पुलिस वाला और गृह मंत्री महाराष्ट्र की जनता को इस तरीके से लूट रहे थे, 100 करोड़ की वसूली, वो भी केवल एक शहर में, ऐसे में लोग जनता का क्या भला कर रहे थे? यही तो मैं बता रहा हूँ, केवल एक शहर में एक डिपार्टमेंट 100 करोड़ की वसूली कर रहा था। आप अंदाज कीजिए, पूरे महाराष्ट्र में 40 जिले हैं, कितने हजार करोड़ की वसूली हो रही थी। और मुंबई में सिर्फ गृह मंत्रालय 100 करोड़ की वसूली कर रहा था, उद्योग मंत्रालय कितने की कर रहा था, वित्त मंत्रालय कितने की कर रहा था, और खेल मंत्रालय कितने की कर रहा था। अंदाजा कीजिए, ये लोग जनता के भलाई के लिए तो सरकार ही नहीं बनाए थे, ये तीनों तो लूटने के लिए सरकार ही बनाए थे। इनका एक मुस्त उद्देश्य था कि महाराष्ट्र को लूटना, और लूट रहे थे। लेकिन पाप का घड़ा तो भरता ही है, वो भर गया। और जब भर गया तो देश की जनता के सामने आ गई। आज सब रिजाइन दे रहे हैं, कोई अंदर जा रहा है, कोई जेल जा रहा है, और बड़े बड़े लोग भी जेल जाएंगे। एक बार सरकार बदलने दीजिए, बड़े बड़े लोग जेल जाएंगे। इसमें आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी होने वाला है। अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस बार इन लोगों ने अनिल अंबानी को छेड़कर गलती कर दी? क्योंकि जो सारा का सारा मामला है वो वहीं से हाईलाइट हुआ। अगर ये लोग वहां पर ऐसा ना करते तो शायद ना होता, ये एनआईए के रडार पर आते। नहीं, ये लोगों ने सोचा क्या, अनिल अंबानी के घर के आगे बम रख देते हैं। मुकेश अंबानी के घर के आगे मुकेश अंबानी डर जाएगा, और 100 करोड़ रुपया महीना इसी से लेते रहेंगे, मुझे और वसूली करना नहीं पड़ेगा, और जो छोटा मोटा वसूली करेंगे अपने जेब में रख लेंगे। केस पड़ गया उल्टा। केस उल्टा इसलिए पड़ गया कि इन्होंने उस पत्र में लिख दिया एक आतंकवादी संगठन का नाम, कि उसके तरफ से बम प्लॉट है। और जो ही आतंकवादी संगठन का नाम लिखा गया, जांच एनआईए के पास चली गई, और इन्होंने चालाकी भी करी। जब देखा कि जांच एनआईए के पास जा रही है, तो इन्होंने
उसी संगठन के नाम से एक ईमेल किया कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, जिससे कि यह जांच एनआईए के पास ना जाए। लेकिन केंद्र सरकार तत्पर थी, जांच एनआईए को दे दी। एनआईए को जांच जाने से इनका पोल पट्टी खुल गया। इनको उम्मीद नहीं था, सचिन वाजे को उम्मीद था कि इसका प्लांट भी मैं ही कर रहा हूँ, जांच ही मैं ही करूँगा, मैं जिधर केस को घुमाऊंगा केस उधर घूमेगी। लेकिन केस घूम गई उल्टी दिशा में, वो इनके उम्मीद के विपरीत हो गया, इसलिए सब फंस गए। अब क्या लगता है अगला नंबर और किसका है? मैं कहता हूँ सरकार ही गिरने वाली है। तो हम नंबर पूछ रहे हैं, सबका नंबर है, ये सरकार ही गिरने वाली है। वहां पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकारें बनने जा रही है। राम कदम जी गृह मंत्री बनने जा रहे हैं। अब राम कदम जी से पूछिए कि किस किस को जेल भेजेंगे। ये सारे जितने अभी सरकार में हैं, इसमें 90% जेल में आपको होंगे, क्योंकि राम कदम जी इन लोगों को रग रग जानते हैं, सबको जेल में भेजेंगे। तो अब अगला नंबर पूछ रहे हैं, मैं कहता हूँ सबका अगला नंबर है, बस सरकार गिरने दीजिए, सब बारी बारी से जेल जाएंगे। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं जो एनआईए है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। एनआईए किसी के दबाव में काम नहीं करती है। क्या यह झूठ है कि मुकेश अंबानी के घर के आगे गाड़ी खड़ी की गई थी? क्या यह झूठ है कि उसमें जिलेटिन रखी गई थी? क्या यह झूठ है जो गाड़ी का मालिक था उसका मर्डर किया गया था? इसका भी सबूत मिल गया है। तो बीजेपी इसमें क्या करेगी? जो सबूत है, सबूत बोल रहा है, सबका सीसीटीवी फुटेज है वो बोल रहा है। इसमें यह तो अनर्गल आरोप है। कुछ भी आरोप अपने बचने के लिए लगा दीजिए, और अपराधी आरोप लगाता ही है अपने बचने के लिए, लेकिन अपराधी के विरुद्ध इतना सबूत है कि ये बच ही नहीं सकते। सीसीटीवी फुटेज है, फोरेंसिक एविडेंस है, सब कुछ मिल चुका है, सबका बयान मिल चुका है। सचिन वाजे खुद स्वीकार कर चुका है, सचिन वाजे ने वो मीठी झील से सबूत इकट्ठा करवाया है, सीसीटीवी फुटेज में उसका रिकॉर्डिंग है, मोबाइल रिकॉर्डिंग है, तो वो बच ही नहीं सकता। अब कुछ भी हाथ पांव मार ले, ये बच नहीं सकते हैं। और इनके आगे जो दिल्ली में बैठे हैं कांग्रेस के शिरस्त नेता, उनको भी अब ये बचा नहीं सकते हैं। एक केस में वो जमानत पे है, अब दूसरा केस में जेल जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से परमवीर सिंह ने मुंह खोला और शुरुआत की कि 100 करोड़ को मुझको जो 100 करोड़ का ऑर्डर है वो गृह मंत्री दे रहा था, अब क्या लगता है जो परमवीर सिंह है ऐसा 1-2 राज और भी है जो वो जानते हैं, क्या उसको भी उगलेंगे? परमवीर सिंह के पास सैकड़ों राज है। परमवीर सिंह इनके गुड बुक में थे। परमवीर सिंह घुटने तब लगा जब एक सब इंस्पेक्टर को गृह मंत्री डायरेक्ट बुला करके घर में आदेश देने लगा। तो एक कोई पुलिस कमिश्नर है, उसके सब इंस्पेक्टर को गृह मंत्री घर में बुला के आदेश दे तो उसे खराब लगेगा ही। तो परमवीर सिंह घूट रहा था, उसको मौका मिल गया, उसने उगल दी एक केस। अब उसके पास सैकड़ों ऐसी चीज है, इसीलिए देखिएगा परमवीर जी सिंह के विरुद्ध बोलने का उद्धव सरकार में किसी मंत्री की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि हमारा भी कच्चा चिट्ठा परमजीत सिंह के पास है। जिस दिन हम उसके विरुद्ध बोलेंगे परमजीत सिंह हमें भी फंसा देगा, इसलिए सब संट पड़े हुए हैं। तो परमजीत सिंह इन लोगों को बारी बारी से अपनी सच्चाई बताएगा और बारी बारी से ये लोग जेल जाएंगे।